हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त, सब लोग खतरनाक। ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने जो कल के सेशन में पढ़ा था, हमने वृक्काणु के बारे में पढ़ा था कि वृक्काणु कैसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। और आप सबको पता है कि जो वृक्काणु होता है वो हमारी किडनी के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि जो वृक्काणु होता है वो एक होता है। हमारी जो किडनी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ विक्राणु है वो कितने होते हैं? 10-9 लाख के समथिंग होते हैं, ऐसा साइंस बोलता है। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ में जानेंगे और उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नया स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपने अभ्यास प्रश्न को करेंगे। ठीक है। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमें करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन तब तक एक बार मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा-सा रिकैप कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि आपको चीजें एक बार दोबारा से क्लियर हो जाए। ओके। तो देखो, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये वृक्काणु का पूरा फिगर है। ठीक है। ये पूरा वृक्काणु का फिगर है। हाँ, तो अब इसको इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि वृक्काणु होता क्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ये होता क्या है? तो आप सबको पता है कि वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा? वृक्काणु बोलते हैं। और ये बहुत छोटी-छोटी होती है। ऐसा नहीं कि एक होती है या दो होती है। ये लाखों में होती है। जैसा कि साइंस बोलता है कि सर 10-9 लाख के समथिंग होती है जो वृक्काणु होते हैं, नेफ्रॉन जो हमारी किडनी के अंदर होते हैं। ठीक है। और बेसिकली इनका काम क्या होता है? सर ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन का मतलब कि जैसे ब्लड है। ठीक है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में जो वेस्ट बनता है वो ब्लड हमारी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? उसको एक्सक्रिएशन करना होता है, मतलब उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो जो वृक्काणु होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं। जो हमारा वेस्ट ब्लड में घुला होता है उसको अलग करके वो वहां पे ले जाके प्रोवाइड कराते हैं, जहां से पूरा का पूरा एक्सक्रिएशन सिस्टम काम करता है ताकि हम उसको बाहर कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर इसमें आप नोटिस करो तो आपको इसमें कुछ फैक्ट दिखेगा। ठीक है। एक वृक्क के अंदर, एक वृक्क का मतलब किडनी बॉडी में हमारे दो होती है, बस सबको पता है बिल्कुल। तो एक किडनी जो है उसके अंदर लगभग लगभग कितने वृक्काणु होते हैं बच्चा? 10 लाख के आसपास वृक्काणु होते हैं। ठीक है। हम्म। उसके बाद मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें एक बोमन संपुट होता है। बोमन संपुट क्या होता है? देखो, जैसे अगर आप फिगर को देखो तो यहाँ अगर आप इस फिगर को ही समझने की कोशिश करो तो अब देखो, ये क्या है? अभिवाही धमनिकाएं। मतलब ये क्या करती है? ब्लड को इस बोमन संपुट के अंदर लेके आती हैं। ठीक है। और ये जो बोमन संपुट होता है बच्चा, इसमें ढेर सारी देखो कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ये जो ब्लड है वो अभिवाही धमनिका के थ्रू इसमें आता है। और फिर यहाँ पे ये छनता है। छनने का मतलब, जैसे चाय को हम छानते नहीं है छननी से, वैसे यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होता है ना, वो क्या करता है? इस ब्लड को यहाँ पे छानने का काम करता है, ताकि इसके अंदर जो वैसे है, मतलब जो वेस्ट है वो क्या हो? यहाँ पे अलग हो जाए। ठीक है। और उसके बाद जब ये ब्लड यहाँ पे छन जाता है ना, तो छनने के बाद ये अपवाही धमनिका के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है। अब उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे वो देखो। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर ग्लोमेरुलस ने यहाँ पे क्या किया? ब्लड से वेस्ट को छान लिया, तो अब यहाँ पे जो वेस्ट है वो तो बचेगा ना। तो ये वेस्ट बच्चा ना कहाँ पे कर दिया जाता है प्रवाहित? ये कर दिया जाता है अवरोही चाप में। अवरोही चाप क्या होती है? एक बहुत बड़ी नलिका होती है जिसके अंदर ये आपका जो वेस्ट होता है वो डाल दिया जाता है, या फिर उसके अंदर फ्लो कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद अपवाही चाप में ये वेस्ट जाता है, और फिर उसके बाद ये हेनले चाप, ये भी एक छोटी सी क्या होती है? नलिका होती है, उसमें डाल दिया जाता है। हेनले चाप, फिर हेनले चाप से गुजरती हुई ये एक तीसरी नलिका होती है जिसको हम अधिरोही चाप बोलते हैं, उसमें एंट्री करता है। और इससे एंट्री करने के बाद ये कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है बच्चा? संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, जो बेसिक बात थी वो मैंने इसकी बताई आपको। अब देखो, इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे से पढ़े तो देखो, तो बोमन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे कोशिका गुच्छ कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोमेरुलस जो होता है वो वही क्या होता है? कोशिका गुच्छ होता है, जो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा रहता है। ठीक है। सिंपल सी बात है। अब अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से क्या होता है? वो बोमन संपुट कनेक्टेड होता है। अभिवाही धमनिका ब्लड ब्लड को अंदर लेके आती है, और अपवाही क्या करती है? उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। और यहाँ पे लिखा है जो अवरोही चाप है, हेनले चाप है और अधिरोही चाप से जुड़ा होता है। कौन? बोमन संपुट।
बोमन संपुट ही तो जुड़ा होता है ना इन नलिकाओं से। तभी तो बोमन संपुट में जो वेस्ट बनता है उसको हम इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। यह अधिरोही चाप संग्राहक नलिका में खुलता है। अब जो लास्ट में जो अधिरोही चाप होता है, ये अंत वाला, ये वाली जो नलिका है, ये सबसे लास्ट में पड़ती है और इसको हम क्या बोलते हैं, अधिरोही चाप बोलते हैं। तो ये कहाँ पे खुलती है, संग्राहक नलिका में जाके खुलती है। ठीक है, तो यही वो बता रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स का यूज करके हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। जो पहला स्टेप मेरा है वो क्या है, छानना। ठीक है, छानने का मतलब तो समझते हो आप सब लोग। ठीक है, जैसे चाय को हम छान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पत्ती होती है, जो वेस्ट होता है हमारा, वो निकल जाता है। वैसे ही बच्चा जो अभिवाही धमनिका से आए हुए अशुद्ध रक्त कोशिका गुच्छ द्वारा छान लिए जाते हैं। तो पहला जो मेरा स्टेप है वो क्या बोलता है कि पहले क्या होता है, अभिवाही धमनिका के थ्रू ब्लड इसमें आता है और फिर यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है, और निकलने के बाद क्या होता है, इसको अपवाही धमनिका के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये मेरा पहला स्टेप हो गया, और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, छानना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, छानना बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है भैया, अवशोषण बताओ क्या होता है। ठीक है, अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को अवशोषित कर लेना। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, तो जो यहाँ पे वेस्ट बच गया वो कहाँ पे डाल दिया गया, वो अवरोही चाप में डाल दिया गया, और हेनले चाप में डाल दिया गया, और अधिरोही चाप में डाल दिया गया। तो अब ये जो वेस्ट है ना, जब इसके अंदर जाता है ना, तो अभी भी वेस्ट में कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फायदेमंद है। तो ये जो नलिकाएं होती है ना तीनों, ये क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ पे हुआ, अब दूसरा स्टेप यहाँ पे होगा। मतलब उसमें होता क्या है सर, जो ये लोग एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली उसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज और वाटर होता है। अब वाटर तो वैसे भी हमारी यूरिन के थ्रू निकलता है, लेकिन पता चला कि हमें हमारी बॉडी को जरूरत है इतने वाटर की, तो वो ये जो अवरोही चाप, हेनले चाप और जो अधिरोही चाप है, ये क्या कर सकते हैं, यहीं पे जरूरत के हिसाब से वाटर को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, अगर एक्सेस वाटर है तो भैया तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा काम तो हो गया, अब तुम बच गए हो तो तुम जाओ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके नलिकाएं हैं, तीनों नलिकाएं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ग्लूकोज और वाटर को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया बच्चा, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद बाकी पदार्थों को संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। तो बाकी जो पदार्थ होते हैं जो बचे बच जाते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, संग्राहक नलिका में, भैया जाओ वहीं पे जाके बैठो, वही तुम्हारी जगह है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुनः अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या था, छानना था। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था बच्चा, पुनः अवशोषण था। ठीक है, ओके। अगला क्या है, अगला है मूत्र बनना। तो देखो पुनः अवशोषण के बाद बचा हुआ जो पदार्थ होता है, अब बचा हुआ पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं सर, देखो पहला तो वाटर होता है। ठीक है, आपके मूत्र में वाटर होता ही है। ठीक है, उसमें यूरिक अम्ल होता है, उसमें यूरिया होता है, उसमें लवण होता है इत्यादि। मतलब बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में रहेंगे तो ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको बाहर कर दिया जाता है, संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर ये संग्राहक नलिका के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, मूत्राशय में जाते हैं, और अंत में मूत्र मार्ग द्वारा इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे यहीं पे देखो ना आप, यहाँ पे जो आपने पहला फिगर देखा था, अगर आप नोटिस करो ये वाला। ठीक है, अब सोच के देखो, हमारा जो क्या है, वृक्काणु इसके अंदर है, अब उसके अंदर चीजें छन गई, छनने के बाद संग्राहक नलिका में इकट्ठा हो गए। संग्राहक नलिका ने क्या किया, इस संग्राहक नलिका का कनेक्शन का किससे होता है, मूत्र वाहिनी से होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा वेस्ट होता है वो पानी के साथ इस मूत्र वाहिनी में संग्राहक नलिका के थ्रू क्या किया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। और प्रवाहित करने के बाद ये इसमें जो वेस्ट होता है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और मूत्राशय में जब ये इकट्ठा हो जाता है तो बाद में ये मूत्र मार्ग के थ्रू क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ना बच्चा, वो खत्म होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि देखो जो अभ्यास के प्रश्न है, जब तक हम उसको अच्छे से नहीं कर लेंगे, क्योंकि मेन तो वही है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वही आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें अभ्यास के जो प्रश्न है ना उनको भी अच्छे से करना है, कि अगर हम उनको अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होता है अभ्यास प्रश्न, और उसमें हम जो है क्या पढ़ेंगे,
उसमें हम एक-एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक-एक क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है? ठीक है, ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको पढ़ो, पढ़ो और समझो लिखा क्या हुआ है, ठीक है? लिखा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। कमेंट करके बताओ क्या 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 सही है, ठीक है? कमेंट करके बताओ भैया। ठीक है, मनुष्य में जो वृक्क है वो कौन से तंत्र का भाग है? अरे सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें सी ऑप्शन होगा। सिंपल सी बात है कि जो वृक्क होता है वो क्या करता है? वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। और वृक्क के अंदर कौन करता है? वृक्काणु करते हैं। ठीक है, अभी अभी जस्ट हम पढ़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, पूरे एक्सक्रिएशन सिस्टम में अपना एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र का क्या होते हैं, अंग होते हैं। कौन? ये जो किडनी होती है हमारी, ये किसका भाग होती है बच्चा? उत्सर्जन तंत्र का भाग होती है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। फटाक से बताओ जल्दी से, मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताएंगे आप लोग। पहले समझो क्वेश्चन को, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो तो समझ लो बहुत बुराई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और उसके बाद आप इसका आंसर करोगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है। हम्म। बताओ भैया जल्दी से, कितना टाइम लगाओगे? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, जल्दी से क्या करो, कमेंट करो आप, ठीक है? ठीक है, तो देखो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, देखो अब आपको पता होगा कि जो हमारा पत्तियां होती है उसमें दो नलिकाएं होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है कुछ कि नहीं याद है? कुछ याद है कि नहीं याद है, बताओ। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है बताओ? ठीक है, अब देखो जैसे अब देखो जाइलम, और देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो वृक्काणु था, ठीक है, वो क्या करता था पहले ये बताओ। वृक्काणु फिल्ट्रेशन का काम करता था ना। अच्छा, हमारी एक बात बताओ, चलो, हमारी बॉडी में जो नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं, उनका क्या काम है बताओ? जो हमारी बॉडी में रक्त नलिकाएं हैं उनका क्या काम है? बेसिकली वो क्या करती हैं? बेसिकली वो यही तो करती है ना कि क्या चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, तो अब आप आइडिया लगाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आपको करना है भैया, आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म? क्या होगा? अरे यार, तुम भी गजब इंसान हो, मतलब बताना चाहिए। देखो, इसमें हमारे पास क्या होता है, पत्तियों में दो नलिकाएं होती हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम जो होता है बच्चा ना, वो क्या करता है, खनिज लवण और जल का क्या करता है, वहन करता है। और अब बता सकते हो कि फ्लोएम क्या करता है? ठीक है, जाइलम क्या करता है बच्चा? खनिज लवण और जो वाटर होता है उनका क्या करता है वो, उनका पूरे जो पौधा होता है ना, उनके पूरे शरीर में उसका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो। ठीक है, और फ्लोएम का क्या काम होता है, कोई बता सकता है मेरे को? ठीक है, कोई बता सकता है?
अरे यार फ्लोएम क्या होता है? अरे अरे दो ही चीज तो फ्लो होती है। किसमें? किसमें फ्लो होती है दो चीज? पादप में दो ही चीज तो फ्लो होती है ना, एक तो वाटर और खनिज लवण हो गया। दूसरा, जो पत्तियों में खाना बनता है, कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। प्लांट जब पत्तियों में खाना बनाता है तो उसका भी तो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा? वो फ्लोएम करेगा। जल और खनिज लवण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करता है? जाइलम करता है, और बाकी फ्लोएम करता है जो खाना बनता है। तो सिंपल सा है, इसमें इतना सोचना क्या है भाई। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताओ, अगर मेरे को स्वपोषी पोषण करना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सर, बता सकते हैं। स्वपोषी में क्या होता है? जैसे स्वपोषी में बेसिकली हमारे प्लांट आते हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो अब जो स्वपोषी होते हैं बच्चा, इसमें जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनको अपना खाना बनाने के लिए किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप बताइए। अरे सर, अगर पौधा है तो उसको तो क्लोरोफिल चाहिए, उसको तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको तो वाटर चाहिए, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है ना? उसको पूरा इन्वायरमेंट चाहिए, तब जाके वो अपना खाना बना पाएगा। तो यही तो मतलब हुआ ना। अब मतलब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रक्रिया अगर आप प्लांट में करवाओगे तो आपको जो मैंने बताई चीजें उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब अगर वो स्वपोषी है तो उनको इनकी आवश्यकता होगी ही होगी। अगर नहीं होती है या फिर इनमें से कोई भी चीज लैग करती है तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। मतलब स्वपोषी जो इंसान है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो यहाँ सिंपल सा टास्क है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसको चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा? अपना खाना बना पाएगा। मतलब वो स्वपोषी पोषण होगा। ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, समझो बात को। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज दी गई है, पाइरूवेट। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है क्या? क्या कौन सी क्रिया होती है बताओ? बताओ बताओ। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है, कोई बता सकता है? ये तो सिंपल सा आंसर है यार। ये जो हमारी कोशिका होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें होती है। ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है। तो याद रखना, ये जो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है। ओके, आई होप कि ये चीज आपको थोड़ा समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है या प्रक्रम कहाँ होता है? अब देखो, अगर मैं वसा की बात करूं, वसा मतलब क्या होता है? फैट। ठीक है। जैसे बोलते नहीं, करे सर ये तो बड़ा मोटा इंसान हो गया है, तो पता चला पूरा पेट निकल गया भाई कौन। ठीक है। तो अब पेट बड़ा थोड़े हुआ है, पेट के अंदर जो ऑर्गन है वो थोड़े बड़े हुए हैं, वो तो उतने ही बड़े हैं। लेकिन क्या हुआ है कि फैट आ गया। फैट का मतलब मांस चढ़ गया है पूरा। पता चला पूरे मोटे मोटे हाथ हो गए, इतने मोटे हाथ। ठीक है। इतना मतलब होएगा। ठीक है ना? हाँ। तो ये जो फैट होता है बच्चा ना, ये क्या करता है? ये भी हमारी बॉडी में इसका डाइजेशन होता है। अच्छा, ये प्रक्रम कहाँ होता है? तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखना। पहला पॉइंट है, वसा का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत क्या होती है बच्चा? अब देखो हमारा जो, मान लो ये मैं एक बेली का फिगर बना रहा हूँ, इसमें क्या होता है? पहले बड़ी आंत होती है, उसके बाद कौन सी होती है? छोटी आंत होती है। ठीक है। छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है इस पूरे फिगर में। ठीक है। तो जो छोटी आंत होती है ना, वहीं पे वसा का क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वसा का पाचन हमारी छोटी आंत में ही होता है। उसके बाद क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या होता है? आपने देखा होगा आमाशय जो हमारा होता है, आमाशय से एक छोटी सी नलिका निकली होती है। अगर मैं आपको कहीं दिखाने की कोशिश करूं तो शायद इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है। बट ये है कि हाँ, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। हम्म, जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो पहले हमारे गले से होते हुए, ठीक है, नलिका, ग्रास नलिका के थ्रू हमारा जो खाना है वो कहाँ जाता है? जो आमाशय होता है, ठीक है, पाउच टाइप का होता है, ठीक है, उसमें जाता है। फिर आमाशय से क्या होता है? एक छोटी सी नलिका लंबी सी होती है। ठीक है। अच्छा, वो कितनी लंबी है डिपेंड करता है कि कुछ जानवरों की छोटी होती है, कुछ की बड़ी होती है। ठीक है। इंसानों की कुछ अलग टाइप से होती है। तो वही जो बच्चा नलिका होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं।
क्षुद्रांत क्या होता है? क्षुद्रांत में ही जो हमारा भोजन है वो डाइजेस्ट होता है। अच्छा, अब देखो जो अब देखो इसके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। क्षुद्रांत जो होता है, जैसे टाइगर हो गया, जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनका छोटा होता है, और जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनका जो क्षुद्रांत होता है वो बड़ा होता है। इसका रीजन होता है क्योंकि देखो क्षुद्रांत ही एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे भोजन का विघटन होता है। ठीक है, जो खाना होता है मेरा विखंडित होता है, विखंडित मतलब टूटता है। तो जो नॉन वेज आइटम होते हैं ना, वो बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी से टूट जाते हैं अपने अवयवों में, मतलब अपने अपने उनका बहुत जल्दी से पार्टीशन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। लेकिन जो वेज फूड होते हैं उनका विखंडन आसानी से नहीं होता, तो उनको टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो क्षुद्रांत होता है वो लंबा बनाया जाता है, ताकि वो धीरे 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 पास होते होते उनका विखंडन हो जाए। और जबकि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका छोटा सा ही होता है, मतलब उसमें गया, विखंडित हुआ, खटैक से बाहर। ठीक है, खटैक से बाहर मतलब अगले स्टेप में। तो इसीलिए जो लॉयन टाइगर होते हैं उनका जो क्षुद्रांत होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो सिंपल सी बात है, खाएंगे तो मांस ही। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ खाने वाले नहीं है। तो उसी के हिसाब से जो हमारी नेचर होती है उसको बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइमों का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। याद रखो। देखो, जैसे आपका भोजन है ये, ठीक है, अब भोजन विखंडित नहीं हो रहा है। मान लो भाई, हमारी बॉडी में जो भोजन है उसका टूटना जरूरी है ना। अगर वो छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं टूटेगा तो फिर आगे पास नहीं हो पाएगा ना, प्रॉब्लम ये हो जाएगी। तो क्या होता है कि इसको विखंडित करने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। अब जो लिवर होता है हमारा, लिवर में क्या होता है, एक एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम ही होते हैं ये। ठीक है, स्रावित का मतलब निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भोजन को छोटी गोलिकाओं मतलब छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, खंडित कर देते हैं, जो एंजाइम वहां पे लिवर में निकलते हैं, जिससे एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और जिससे क्या होता है कि जब ये खंडित होते हैं तो इसमें एंजाइम जो होते हैं वो, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और बढ़ने की वजह से जो हमारा भोजन है वो बहुत तेजी से क्या होता है, विखंडित होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रक्रम है बच्चा ना, इसको इमल्सीकृत क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सीकृत क्रिया बोलते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो सके। अब जो हमारा अग्नाशय होता है, अब वो अगर नोटिस करोगे फिगर में, तो जो आपका अग्नाशय होता है उसमें एक एक आपका एंजाइम श्रावित होता है, निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, लाइपेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, लाइपेज। ये क्या होता है, ये क्रियाशील नहीं होता है। क्रियाशील का मतलब इसका जो काम होता है ना, जब वो निकलता है तो उस समय उसका जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग ये बना नहीं होता, मतलब क्रियाशील नहीं होता। तो यहाँ पे जो पित्त रस से अम्लीय माध्यम को ताकि, अब देखो ये जो अम्लीय माध्यम है हमारी बॉडी में, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा अग्नाशय होता है उसमें HCl रिलीज होता है, तो वो अम्लीय माध्यम हो जाता है। तो अम्लीय माध्यम क्या होता है, वो इमल्सीकृत की जब क्रिया होती है ना पित्त रस के थ्रू, तो वो क्षारीय बन जाता है। और वो क्षारीय जो पदार्थ है, जो क्षारीय इन्वायरमेंट है, वो अग्नाशय में जो लाइपेज एंजाइम होता है ना उसको क्रियाशील कर देता है, ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताना चाहूंगा। जैसे अ, मान लो एक क्वेश्चन है जो मैं नहीं सॉल्व कर सकता। ठीक है, मेरे बस की नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मेरा दोस्त तो सो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं तो कर नहीं सकता कि मैं कर लूं और उसको उठाऊं ना। तो मैंने क्या किया कि मेरे को अभी जरूरत है, तो मैंने इसको क्या किया, झिंझोड़ के उठा दिया कि भाई उठ। ठीक है, उठ जल्दी से। तो वो जल्दी से उठा, मुंह वूह धोया, उसके बाद उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दे दिया। कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपने दोस्त को, जो उसका काम था, उसको करवाने के लिए क्रियाशील किया कि भाई उठ जल्दी से और करके मेरे को दे। ठीक है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि जो इमल्सीकृत क्रिया होती है ना, और जो पित्त रस में अम्लीय माध्यम जो क्षारीय बन जाता है, वो क्या करता है, वो अग्नाशय में जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको क्रियाशील कर देता है और बोलता है भाई तू अपना काम कर जल्दी से। ठीक है, काम नहीं करेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने आने वाली है। ठीक है, तो खटक से तू अपना काम करना शुरू कर।
ठीक है ना? समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर आता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्लीय ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अब जो लाइपेज एंजाइम होता है, अब देखो यहाँ वसा की ही बात हो रही है। लाइपेज क्या करता है कि एंजाइम जो होता है वो वसा को वसा अम्लीय मतलब वसा जो मतलब वसा को अम्लीय बना देता है और अम्ल के फॉर्म में। और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल क्या होता है, एक पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें क्या करता है ये लाइपेज उनको परिवर्तित कर देता है। मतलब जो वसा है उसको परिवर्तित कर देता है, कौन, लाइपेज कर देता है। अब पाचित वसा अंत में आंत की भित्ति अवशोषित, अब जो पचा हुआ वसा है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, लाइपेज ने उसको कंप्लीटली उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा जो छोटी आंत है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो जब यहाँ से ये ग्लिसरॉल में और वशे अम्ला में परिवर्तित होकर छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत की जो अंदर की झिल्लियां होती है ना, वो क्या करती हैं, इसको क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने अंदर खींच लेती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है उसमें जो वसा का पाचन है वो इस तरह से हर एक स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर आता है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब देखो हम लोग भोजन को चबा चबा के खाते हैं, बिल्कुल सर खाते हैं। ठीक है, अब आप चबा चबा के जब खाते हो तो भोजन में क्या मिलता है, लार मिलता है, लार्वा। ठीक है, लार मिलता है, तो लार का मिलना जरूरी है क्या, मतलब जरूरी है क्या लार का मिलना? तो उसके एक एक पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भोजन में लार क्यों मिलती है, इसके कई सारे रीजन है। वो क्या करती है, सबसे पहला रीजन जो है वो क्या करती है, लार भोजन को गीला करती है। कैसे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दिन मैं लहसुन छील रहा था, लहसुन सब लोग छीला होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो लहसुन मेरे से ना छीला नहीं जा रहा था, तो मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ था। तो कह रहा है यार ये तो बड़ी मेहनत लग रही है, इससे जो है बहुत ये कठोर है, ठीक है, ये तो बड़ा टाइट है, एक काम कर इसको तू थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं, तो मैंने इसको पानी में डाल दिया। और 5 या 10 मिनट बाद जब मैं उसको निकाला और फिर मैंने छीलना शुरू किया ना, तो बड़े आराम से छिल गया वो। क्या मैंने करा, लहसुन को वेट कर दिया, वेट करने का मतलब उसको गीला कर दिया, गीला करने के बाद उसके ऊपर जो सतहें थी ना वो ढीली पड़ गई। और जब ढीली पड़ गई तो आराम से मैंने उनको क्या किया, छील लिया। आप समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भोजन होता है जो हम खाते हैं पहले हमारे मुंह में जाता है, ठीक है सर, तो ये भोजन क्या करता है, ये गीला कर देता है, किसको गीला कर देता है, खाने को गीला करता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। अब जो खाना हमने खाया वो जैसे ही गीला हुआ वो क्या हो गया, वो सॉफ्ट हो गया। अब जब सॉफ्ट हो गया तो सिंपल सी बात है यार, सॉफ्ट चीज को खाना कितना आसान होता है। तो इसीलिए हमें जब उसको हम इन करते हैं तो हमें जब हम अंदर लेते हैं तो निगलना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया लार के मिलने से भोजन का पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि लार में एमिलेस एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है बच्चा, एमिलेस एंजाइम होता है, जो मंड के जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है। समझो बात को, मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च। अब हम जब हमारी बॉडी में भोजन क्या होता है, पचता है या डाइजेस्ट होता है, तो आप सोचो कि वो डायरेक्टली मंड के रूप में पच जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक जटिल, ये क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूप होता है। ठीक है, स्टार्च या मंड, तो इनका जो जटिल अणु होते हैं उनको क्या खंडित करना होता है, किसमें, शर्करा में खंडित करना होता है। जैसे होता नहीं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप आटे को खाओ, आटा नहीं खाओगे, लेकिन अगर मैं उसको रोटी में कन्वर्ट कर दूं तो तब आप खा लोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वैसे ही जो मंड होता है बच्चा ना, इसका जो जटिल अणु होता है उसको शर्करा में खंडित करना होता है। ठीक है, और वो कौन करता है, एमिलेस करते हैं, एमिलेस एंजाइम करते हैं, जो हमारी लार में मिलते हैं, जो हमको हमारी लार में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या करते हैं, ये बदल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि लार में जो एमिलेस एंजाइम होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना? ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। देखो इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसो एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारी लार में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, अब जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी तो हमारे मुंह में जाते हैं। अब कितना भी आप सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बैक्टीरिया अगर जाएगा तो वो जाएगा ही। ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते।
ठीक है? तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम बोलते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करता है, इन हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, मार देता है। बाय गॉड! मैं तेरे को मार देगा, ठीक है? मैं तेरे को खत्म कर देगा, ठीक है? तो ये भी एक फ़ायदा होता है। लार ज़्यादा हमारे अगर मतलब लार अगर हमें ज़्यादा बन रही है, हमारी भोजन में ज़्यादा लार है, तो इससे हमें ये भी एक फ़ायदा मिलता है। ठीक है? क्लीन है? ओके। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसके उप उत्पाद क्या होते हैं। देखो, आवश्यक परिस्थितियां अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आपने देखा होगा ये वाला। ठीक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, ये आवश्यक परिस्थितियां हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। ये तो पर्टिकुलर इन्होंने प्लांट की बात करी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी हम कंक्लूड करके बताएंगे। जैसे पहला है कि हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है? अच्छा, उनमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, ये भी सबको पता है। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं, बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्लोरोफिल, जो कि पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सिंपल सी बात है। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सन से रे आती है, उनमें जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में मतलब सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होना जरूरी है। ठीक है? क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, लेकिन जो पौधे हैं वो क्या लेते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है? हाँ। उसके बाद देखो, चौथा पॉइंट क्या है, जल, पौधे, जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। निम्न रासायनिक समीकरण बनाया जाता है। अब निम्न रासायनिक समीकरण क्या बनता है, आपको पता होगा, 6CO2 प्लस H2O। क्या बनता है बच्चा, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। ठीक है? प्लस O2 बनता है, प्लस और क्या बनता है, और क्या बनता है बताओ भैया, ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है? तो इस तरह से ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ये वाली रिएक्शन हमारी घटित होती है। और ये भी क्या है, एक एक परिस्थिति है जो हमें क्रिएट करना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल है कि स्वपोषी पोषण जो है वो संभव हो सके। ठीक है? आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है? ठीक है? तो इसी के साथ बच्चा ना, ये वाला चैप्टर में जो है ऑलमोस्ट अभ्यास प्रश्न का पार्ट 1 खत्म करता हूँ। कल हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है? और भी क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। और मेरे को लगता है कल ये वाला चैप्टर हम पूरी तरह से निकल जाएंगे। ठीक है? उसमें लार मिला के निकल जाएंगे, ताकि निकलने में आसानी हो। ठीक है? तो बढ़िया से इन सारी क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो इनको। ठीक है? एक एक चीज बढ़िया से पढ़ो। ठीक है? कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है? करो बढ़िया से, मस्त करो, जबरदस्त करो, फिर कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है? बेहतरीन तरीके से। ठीक है? ओके, गुड बाय। जबरदस्त रहो, मस्त रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है? ओके, बाय।